अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है सरहसान और हम लोग जो है वो एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप बच्चों को सबको पता है कि बेटा पेपर्स जो है वो बहुत करीब हैं। और इस वीडियो लेक्चर की जो मेन वजह है वो ये है कि हम कोशिश करना चाहेंगे कि उन बच्चों तक पहुंच सके कि जिनको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम है पढ़ाई के अंदर, उनके पास गाइडेंस नहीं है। और उन बच्चों तक भी जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं पहले भी, लेकिन जो है वो अब क्योंकि शुरुआत के लेक्चर्स थे, काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन्स आती हैं, काफ़ी सारे बच्चों को कहीं पर समझ में नहीं आता, काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो चीज़ें छूट जाती हैं, किसी के अंदर चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पेपर्स जो हैं वो बहुत करीब हैं, मई के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि हम लोग सारी क्लास 9 की जो डेरिवेशंस हैं, ये तकरीबन 23 डेरिवेशंस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारी डेरिवेशंस को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पूरा करें। हम कोशिश करेंगे इसको पार्ट वाइज बनाएं। तकरीबन 23 डेरिवेशंस है, तो इसके ऊपर जो है हमारे 3 पार्ट्स होंगे वीडियो के, और हम जो है ना ये सारी ईच एंड एवरी डेरिवेशंस को जो है वो इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, जैसा आप लोग जानते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो है वो पेपर्स काफ़ी करीब है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी डेरिवेशंस कंप्लीट हों और थोड़ा सा जो है हम इसको स्पीड अप करके चलेंगे, और हम लोग इसके अंदर से जितनी भी हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं इसके अंदर, इन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की हम अपनी पहली डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, ये डेरिवेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है हमारे पास बी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, और इसे हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम अब इसको एक्सेलरेशन से। कि हमारे पास जो बेसिक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो कौन सा होता है, तो हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बराबर होती है डेल्टा वी अपॉन टी के। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम, यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब हम इससे इसको ड्राइव करने के लिए स्टार्ट करेंगे बेटा। आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि ये टी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर हम ये टी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये बच जाएगा ए टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब हम सब जानते हैं बेटा, ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब कि अगर कभी भी आपको किसी चीज के अंदर चेंज निकालना है तो उसका बहुत आसान तरीका है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अगर हम वेलोसिटी का चेंज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास दो किस्म की वेलोसिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, या बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस कर दो। इसी तरीके से हमें चेंज इन डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, d2 माइनस d1, यानी बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस निकाल दो तो हमें चेंज इन डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से बड़ी वाली वेलोसिटी में से छोटी वाली वेलोसिटी निकाल दो तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, ये बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई के फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाली में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो हम इसके अंदर यही चीज पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वी आई यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, माइनस कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, और यहां पर क्या बच गया बेटा, वी एफ। अब हमें क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सिंपल एंड इजी। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
चलें बच्चों अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे बेटा। हम सारे जानते हैं कि वी नो s इज इक्वल टू वी टी। क्या बच्चों आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पहले कभी देखा है? कौन सा फॉर्मूला है ये? s इज इक्वल टू वी टी, यानी ये उस डिस्टेंस का फॉर्मूला है जिस डिस्टेंस के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी कि ये सिर्फ आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी मदद करेगी ये वाली बात। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, आपके पास एक ही वेलोसिटी गिवन होगी। तो इस फॉर्मूले से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर ना दो चीजें, ये एस मेरे से बातें कर रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है वेलोसिटी दो, टाइम दो, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। तो अब हमारे पास जो ये वाली वेलोसिटी है, ये है एवरेज वेलोसिटी। अब आपको पता होगा कि एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज कहते हैं, मान लो कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं कोई, एक में हमारे मार्क्स आए हैं 70 और दूसरे में हमारे मार्क्स आए हैं 60। तो अगर हमारे पास 70 एक में मार्क्स आए हैं, दूसरे में 60 आए हैं, तो अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग को तीन चीजों का एवरेज निकालना हो तो हम उन तीनों चीजों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज को प्लस करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करा देना। तो यहां पर देखें हमारे पास कितने किस्म की वेलोसिटीज होती हैं बेटा? दो किस्म की वेलोसिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक वी आई, दूसरा वी एफ। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के। यानी हमने दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो वेलोसिटी हमें चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, वो हमने फाइंड आउट करी है। वो किसके बराबर है? वो है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के। तो एक काम करते हैं कि इस वेलोसिटी को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। हमने इसको उठा के इधर पुट कर दिया, इधर ब्रैकेट लगा दो। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? t, तो आप लोग भी यहां पर t लिख दो। अब फर्दर आगे किसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा देखते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई, तो वैसे ही आएगा। यहां पर आ रहा है वी एफ। अब वी एफ के अंदर क्या करना है, जरा गौर से देखो। हमने इससे पहले वी एफ को सॉल्व तो किया था। ये वी एफ किसके बराबर होता है? ये वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वी एफ की जगह लिख देते हैं वी आई प्लस ए टी, और नीचे जो है, जो डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, उसको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। और आगे लिखा हुआ है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन एक बात याद रखना, आगे डिनोशन जरूर दे देना कि मैंने इस स्टेप में वी एफ को पुट किया है वी आई प्लस ए टी के बराबर। जब आपने जैसे ही इसको पुट किया तो जरा गौर से देखो, यहां पर 2 वी आई आ गए हैं, एक वी आई और 2 वी आई। बहुत सारे बच्चे यहां पर इस इक्वेशन के अंदर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वी आई प्लस वी आई को वी आई स्क्वायर लिख देते हैं। याद रखना बेटा, एडिशन में कभी भी स्क्वायर क्यूब नहीं आता। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 1 मार्कर प्लस 2 मार्कर कितने मार्कर होंगे, तो 2 मार्कर हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंगो प्लस मैंगो क्या होगा? 2 मैंगोज होंगे। तो यहां पर वी आई प्लस वी आई क्या होगा? 2 वी आई हो जाएगा। और आगे चल के हमारे पास मौजूद है ए टी, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया और डिवाइड बाय 2, और ब्रैकेट वैसे का वैसे ही लगाया और मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया। अब एक काम करते हैं, जब सारा काम हो ही गया है तो इस टी को भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे ही हम टी को मल्टीप्लाई कराएंगे सॉरी, ये बन जाएगा वी आई टी, यानी टी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और टी जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद कौन सा स्टेप करें? तो देखो, आपको याद होगा, हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि अगर लिखा हुआ हो 1/2 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम क्या आता है? हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में 2 को एक दफा लिख देते हैं और ऊपर 1 + 3 कर देते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि इससे पहले वाला स्टेप ऐसा दिखता है, यानी ये 2 इसका भी है और इसका भी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 2 है, ये 2 वी आई टी का भी है और ए टी स्क्वायर का भी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 वी आई टी के नीचे भी 2 और ए टी स्क्वायर के नीचे भी 2। तो यहां पर होगा क्या कि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या बच गया? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। जरा गौर से देखो, ये करीब करीब हमारा प्रूफ हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि 1/2 अलग से लिखा हुआ है।
तो हम भी तो लिख सकते हैं 1/2 को अलग से। तो जरा गौर से देखो, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ये अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसे अगर मैं अलग से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा 1/2, क्योंकि 2 नीचे है ना, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 1/2 और आगे क्या लिखा हुआ है इसके ए टी स्क्वायर। और ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो गई है। ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगर आप लोग अभी पास्ट ईयर चेक करें अपना, क्योंकि आपकी बुक तो चेंज हो गई है लेकिन ये इक्वेशन हमारी पुरानी बुक में भी मौजूद थी और ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा दफा पेपर के अंदर हर एक साल के बाद एक साल आई हुई होती है और इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखें आप लोगों ने, हमने बहुत इजी से इसे सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों, अब अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्ट होती है जिसके अंदर हमें प्रूव करना है 2as pf स्क्वायर माइनस pi स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन को करने के दो तरीके हैं। ये हमारे पास जो लास्ट बुक है उसके अंदर एक अलग तरीके से सॉल्व हुई हुई है और जो हमारी न्यू बुक आई है इसके अंदर ये एक अलग तरीके से सॉल्व हुई हुई है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो कि हमेशा वो वाला मेथड फॉलो करो जो आपकी बुक में हुआ है, ना कि वो मेथड जो किसी पुरानी बुक में है या किसी और के नोट्स में मौजूद है। तो कोशिश करा करो आप अपनी बुक को फॉलो करो, क्योंकि जब पेपर चेकिंग होती है तो बच्चों की बनाकर जो टीचर को दी जाती है उस की के अंदर वही मटेरियल होता है जो हमारी बुक के अंदर होता है। तो हम इसको करते हैं अपने बुक वाले तरीके से। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग लेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये अभी हम लोग ने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कि Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा देते हैं, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायरिंग करा देते हैं। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर Vf के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर Vi प्लस ए टी के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर जरा गौर से देखो तो यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉरन मैथमेटिक्स के बच्चे फॉरन पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें पता है कि vi हमारे लिए a है और at हमारे लिए b है। तो हम स्टार्ट करते हैं, Vf स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो जरा फॉर्मूला लगाओ, ये बन जाएगा वी आई का होल स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये बन जाएगा Vf स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा वी आई स्क्वायर और ये बन जाएगा 2vi ए टी प्लस का ए टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई होगी जो आप लोगों को, अगर आप इसी मेथड से करोगे तो आपका सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वो छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ये है कि हमें ना और तो कुछ हो नहीं रहा, कोई चीज आपस में ऐड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो सकता, हम लोग Vf स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर तो लिख देते हैं। आगे देखते हैं कि यहां पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हम लोग काम करते हैं, यहां पर a और a तो कॉमन आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि a को कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो t भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यही ट्रिक अप्लाई करनी है कि t कॉमन नहीं निकालना है, सिर्फ a निकालना है। और साथ में हमें इस 2 को भी कॉमन निकालना है। अब बोलोगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा 2 कॉमन, 2 तो सिर्फ इस साइड पर है, इस साइड पर तो है ही नहीं। तो ये एक मैथमेटिक्स का छोटा सा रूल है, आप याद रखो कि अगर मान लो कि लिखा हुआ है 2a प्लस बी और मैं चाहता हूं कि मैं इस 2 को कॉमन निकाल लूं, तो ये 2 कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो वहां पर तो 2 है ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर जहां से आप कॉमन निकालते हो 2 और दूसरी जगह पर जहां वो 2 नहीं होता, आपको वो 2 डिवाइड के अंदर लिखना पड़ता है। अब इसकी वजह क्या होती है, मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं जल्दी से। ये होता कुछ इस तरीके से है कि ये 2a प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस साइड पर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब ये इसका कोई मकसद तो होता नहीं है, 2 से 2 कट करेंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। तो अब क्या करते हैं, इस स्टेप के अंदर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो यहां तो बच गया a और यहां पर भी 2 बाहर चला गया, यहां बचा b, सिर्फ क्या रह गया, नीचे वाला 2 रह गया।
तो आज से याद रखना कि अगर हमें कभी ऐसा कॉमन निकालना हो जो एक साइड पर तो हो लेकिन दूसरी साइड पर ना हो, तो उसे कॉमन निकालने का क्या तरीका है कि यहां से तो वो चीज कॉमन आ गई और दूसरी साइड से हम क्या करेंगे सॉरी, यहां से यहां पे क्या बचा, 2b बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, तो सिर्फ बचा vi और t बचा। और वहां पर जरा गौर से देखो, at स्क्वायर तो है लेकिन यहां पर 2 तो था नहीं, लेकिन हमने कॉमन बाहर निकाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ेगा। जरा गौर से देखो, ये कोई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है? ये तो वही इक्वेशन हो गई, vit प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर इसको और अच्छी तरीके से दिखना चाहते हो तो जैसे हमने वहां पर अलग करके लिखा था, आप लोग इसे भी अलग करके लिख लो। ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा vit प्लस इस 2 को जरा अलग करके लिखो तो बन जाएगा 1/2 at स्क्वायर। अरे ये तो किसी चीज के बराबर है, अभी तो पढ़ा था, ये बराबर होती है s के, क्योंकि s इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा कि s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहां तक तो सेम लिखते हैं और ये चीज किसके बराबर है, s के बराबर है, तो यहां पर पुट कर देते हैं s को। अब ये कमोबेश हमारे पास अपनी वाली इक्वेशन के बराबर आ रही है, लेकिन मैंने अपनी इक्वेशन में एक चीज देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि 2as अकेला है, तो मैं भी क्या काम करता हूं, इस 2as को अकेला कर देता हूं। ये vi स्क्वायर यहां पर प्लस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो ये बन जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अगर हम इसको अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बेटा इसकी हम जल्दी से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 बार, तो ये हमें फौरन से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी कि इसको किस तरीके से करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि लाजिम है बेटा कि इस दफा के पेपर के अंदर सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से एक इक्वेशन लाजमी आ सकती है, तो आपके लिए वो दोनों इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरा इसकी जल्दी से प्रिपरेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 3 से। ये है मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। अच्छा बच्चों, ये वाली जो डेरिवेशन है ना, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो जब सवाल पूछता है कि वो सवाल बेसिकली पूछ क्या रहा है, वो आपसे मांग क्या रहा है। ये पूछता है मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स बता दो, या बोलता है द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स बता दो। तो देखो, आपसे कभी भी अगर रिलेशन पूछे या आपसे पूछे मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, यानी कि वो आपसे डेरिवेशन पूछ रहा। अगर वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये चीज हमसे डिफरेंस मांग रहा है। हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर मोमेंटम के पॉइंट्स लिखेंगे और वहां पर फोर्स के। लेकिन कभी भी रिलेशन पूछे, इन टर्म ऑफ फोर्स पूछे, तो यहां पर करनी है डेरिवेशन, और डेरिवेशन बहुत आसान है। अच्छा, आपके पास ना थोड़ी सी लिटिल कंफ्यूजन हो जाती है, वो जो बुक के अंदर डेरिवेशन हुई हुई है, करेंगे हम लोग वही वाली डेरिवेशन, लेकिन उसको करेंगे किस तरीके से, जरा गौर से देखें। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं जिससे आपको ये फौरन समझ में आ जाएगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना मशहूर जमाना फॉर्मूले से, जो कि है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है वाला फॉर्मूला कि F किसके बराबर होता है, माँ के बराबर, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर जो A है वो क्या चीज है, वो है एक्सेलरेशन। और हम तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा V अपॉन टी के, हमने पहले भी इक्वेशन में पढ़ा था। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपने जो F इज इक्वल टू एम ए है, इस A के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि है डेल्टा V अपॉन टी के। अच्छा, कोई जानता है कि डेल्टा V किसके बराबर है? अभी तो बताया था फर्स्ट इक्वेशन में कि डेल्टा V का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो हम लोग तो जानते हैं कि डेल्टा V जो है वो बराबर है VF माइनस VI के। तो एक काम करो, पुट कर दो जरा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम VF माइनस VI अपॉन टी, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो m बाहर है ये vf से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और vi से भी, तो करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू एम vf माइनस एम vi, और दोनों के नीचे कौन मौजूद है, t मौजूद है। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये मेरे से बातें कर रहा है, ये कह रहा है यार ये एम वी तो कहीं सुना सुना लग रहा है, छोटा सा f लगा हुआ है, छोटा सा i लगा हुआ है, लेकिन ये एम वी कहीं सुना है। हाँ सुना तो है, कहाँ सुना है,
हमने सुना था मोमेंटम के फॉर्मूले में, जो कि बराबर होता है P इज इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। अब जरा गौर से देखो सॉरी, P इज इक्वल टू एम वी, अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ है P इज इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम बराबर है मास और वेलोसिटी के, अगर मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कर देता हूँ तो ये इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर P इज इक्वल टू एम वी लिखा है, मैं इसे फाइनल वेलोसिटी कर देता हूँ तो ये फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि एम वी एफ किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम के, और एम वी आई किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के। तो जरा इसके अंदर पुट कर देते हैं, बराबर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। अब ये फॉर्मूला फिर कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइनल माइनस इनिशियल। अरे यहाँ पर भी तो कहीं पर था फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता किसके बराबर है, ये तो बराबर होता है डेल्टा वी के। तो अगर वी एफ माइनस वी आई डेल्टा वी के बराबर होता है तो पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली डेल्टा पी के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं डेल्टा पी अपॉन टी। अब ये जरा गौर से देखो, ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर मोमेंटम भी मौजूद है और फोर्स भी मौजूद है, यानी जो उसने हमसे मांगा था मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर मोमेंटम भी मौजूद है और फोर्स भी मौजूद है। हम एक काम करते हैं और एक फर्दर स्टेप करते हैं कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा एफ टी बराबर है डेल्टा पी के, और अगर आप इसको अरेंज कर लो तो ये बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी। तो ये है हमारी फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। चलो अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम है। अच्छा बच्चों, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन का है टाइम करीब और मुझे बनानी है सारी डेरिवेशन, तो मैं कर रहा हूँ सारी डेरिवेशन जल्दी जल्दी। अब जो इसके बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश डालनी होती है कि वी नो दैट, ये सब कुछ आप लोग बुक से उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए। तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक सो 0.5 नंबर के जो है ना वो आपके अंदर इंग्लिश के मार्क्स ऐड होते हैं इसके अंदर। तो आप अगर वो अपने बुक से देखकर डाल देंगे तो आपको वो 0.5 नंबर भी आपके जो हैं वो नहीं कटेंगे सॉरी। तो हमारे पास है यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है एफ इज इक्वल टू एम है। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, यानी ये बढ़ा दो तो ये भी बढ़ जाए, ये कम कर दो तो ये भी कम हो जाए। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर हम किसी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेट करेगी। तो इसका मतलब है ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी बात एक और कह रहा है न्यूटन, वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो ऐसा है कि नहीं है, जरा गौर से बताओ कि एक साइकिल है और एक कार है और हमें दोनों को क्या करना है, फोर्स लगानी है। तो ज्यादा जोर से कौन जाएगी, साइकिल जाएगी कि कार जाएगी। जाहिर सी बात है, साइकिल का जो है वो मास हल्का है तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और उसके ऊपर कम फोर्स के अंदर वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। मान लो कि एक हमारे पास बाइक है और हमारे पास कार है, अगर हम दोनों को एक्सेलरेट करते हैं तो ज्यादा तेजी से कौन जाएगी, बाइक जाएगी, क्योंकि उसका मास कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जितना मास ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन कम। एक बड़ा ट्रक है उसकी एक्सेलरेशन कम होती है, एक कार है सिविक है तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। तो जरा देखो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और दूसरी है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। चलो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जैसे ही कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी ये है यहां पर भी ये है तो ए आ जाएगा एक बार, और यहां पर भी प्रोपोर्शनल और यहां पर भी प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा एक बार। अब ऊपर लिखा हुआ है एफ
तो हम ऊपर लिख देंगे F, और नीचे लिखा हुआ M तो हम नीचे लिख देंगे M। तो ये बन जाएगा A प्रोपोर्शनल F अपॉन M। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबको पता है एक बात कि जब भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। या सबको पता है बच्चों को कि हम जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, यानी जब प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल्स टू लगाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे। अब ये जो कांस्टेंट लगाते हैं प्रोपोर्शनल को हटा के, ये रट्टा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है। अब हम कभी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे थ्योरी का तो हम उसके अंदर इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें बेसिक समझना है, हमें तो नंबर लेने हैं। तो नंबर कहाँ से आएंगे कि जब हमारी डेरिवेशन सारी सही होंगी। तो जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं तो साथ में लगाना पड़ता है कांस्टेंट, और ज्यादातर कांस्टेंट कौन होता है, के होता है। तो हमने लगा दिया के, और जो चीज बाकी जैसी है उसको वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये के है क्या, तो आप बताओ यहाँ पर जरा कि के क्या है। तो वेयर के इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ के इज 1। देखो बच्चों, जहां जहां पर हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं वहां वहां पर कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन के अंदर कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यू है, इसी तरीके से गैस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आर होता है, उसकी जो वैल्यू है वो दूसरी होती है। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप क्या करो, इस 1 को इस के अंदर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू अब कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही रहेगी। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब ये m यहां पर कर रहा है डिवाइड, तो वहां जाके क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ, और ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमने प्रूफ कर दी अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बराबर है एफ इज इक्वल टू एम ए। चलो बच्चों अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये है फ्रिक्शन की डेरिवेशन, है तो बहुत छोटी सी और बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये आ जाती है शॉर्ट के अंदर, मैथमेटिकली के अंदर ये छोटी सी डेरिवेशन जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक का नाम है फ्रिक्शन, एक है म्यू जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये है आर जो कि है रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब हम सबको एक बात तो पता है कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ये एक अपोजिंग फोर्स है जो दूसरी चीज को आगे जाने से रोकती है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन फोर्स के। इसका क्या मतलब है, जरा गौर से एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम अपने 2 हाथ लेते हैं और इसे हल्का सा एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इनको आगे पीछे करना आसान है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा नीचे से रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतनी रिएक्शन फोर्स, और जितनी रिएक्शन फोर्स ज्यादा, यानी हमारी फोर्स जितनी ज्यादा उतनी ही रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा, और फिर हमारे पास इसे मूव करने में होगी मुश्किल। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फोर्स होगी। तो इसका मतलब तो यह है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाकर इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लगाया था, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट था के। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं म्यू। इसका कुछ ऐसा साइन होता है, ये उल्टे यू जैसा होता है, तो ये इसका साइन है म्यू और साथ में लग जाएगा आर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा, जब भी हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो हमें बताना चाहिए कि ये कांस्टेंट कौन सा है। तो ये है वेयर म्यू इज कांस्टेंट कॉल्ड, यानी इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये जो म्यू है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको जो है ना इसको 2-3 अंदाज से लिखना आना चाहिए। अच्छा देखो, होता क्या है, ये जो आर है ना ये बराबर होता है बेसिकली डब्ल्यू के, यानी कि रिएक्शन फोर्स जो है वो बराबर होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर इसे ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो कि एफ इज इक्वल टू म्यू, और आर की जगह क्या पुट कर दो, एम जी पुट कर दो, क्योंकि आर जो है वो बराबर होता है एम जी के, जो कि रिएक्शन फोर्स है हमारे पास।
अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर मान लो कि f इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू mg पुट कर दिया, ठीक है, एक तो ये इसका साइन हो सकता है। एक और भी चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है, वो आपसे कहता है, वो आपसे बोलता नहीं है कि आप फ्रिक्शन नहीं निकालो, वो आपसे कहता है कि मुझे अपनी डेरिवेशन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करके दो। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कि हमारे पास तीनों चीजें तो आ गई हैं, फोर्स भी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है और रिएक्शन फोर्स भी है। तो अगर इसके अंदर से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, इसको अकेला कर दो, जो चीज निकालनी है उसे अकेला कर दो। तो इसे अकेला कर देते हैं, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। तो हमने निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसने इसको समझा हुआ है तो वो जाकर इजीली इसको कर लेगा। अब इसको जरा अरेंज करके लिख दो, तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, और इस आर की जगह आप एम जी भी लिख सकते हो। तो ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेरिवेशन, और ये किसकी डेरिवेशन है, फ्रिक्शन की डेरिवेशन है। यह है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पेपर के हवाले से। यहाँ पर 2 डेरिवेशन हैं जिसके अंदर से एक का आना पेपर में लाजमी है। तो यहाँ पर 2 डेरिवेशन हैं हमारे पास, एक रेजोल्यूशन है जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की डेरिवेशन है, और एक डेरिवेशन है जिसके अंदर हम लोग खुद फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बच्चों को इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान डेरिवेशन है, और जबकि बल्कि बहुत मजे की डेरिवेशन है। ये क्या करती है, ये हमें अपने किसी ने कभी देखा हो कि कोई छोटा बच्चा, या आपने कभी बचपन में एक हरकत करी हो कि आपने क्या किया हो, एक कार है जो कि जमीन के ऊपर आपने रख दी, और एक काम किया, उसके ऊपर एक धागा लिया या आपने एक वायर ली जो उसके ऊपर बांध दी। अब आप जब उसको पकड़कर खींचते हो तो वो जमीन पर सीधी सीधी चलती है। मैं इसकी जरा एग्जाम्पल यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ कि मान लो कि ये एक कार है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक रस्सी ली जिससे इस कार को बांध दिया, और आपने इसको पकड़ा हुआ, कार तो जमीन पर है और हम इसे ऊपर से खींच रहे हैं। तो जरा गौर से देखो, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और कार चल रही है सीधी, ऐसा कैसे हो सकता। अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में तो कार को भी तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन कार चल रही है सीधी, और आज तक आपको नहीं पता ये वाली बात, ये कार सीधी चल क्यों रही है। और आप हो फिजिक्स के स्टूडेंट, तो हमें तो पता होना चाहिए कि इस कार को सीधा कौन चला रहा है। तो हमें यहां पर बताया गया कि फोर्स जो है वो बेसिकली अगर किसी पॉइंट पर लग रही है तो वो किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रही होती, वो है उसके होते हैं अपने अपने कंपोनेंट्स, यानी वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। अब जरा एक काम करो कि इस गाड़ी को यहां से मिटा देते हैं। अब बच गया हमारे पास ये जो आपके पास डेरिवेशन बनी हुई है, जिसे कहते हैं ये एक किस्म का फोर्स है या वेक्टर है। अब इसको क्या करते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं। जो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है ना, तो इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। कंपोनेंट्स क्या चीज है, यानी कि इसका एक्स एक्सेस और इसका वाई एक्सेस। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे बेटा, देखो बहुत आसान तरीका है। इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो इसकी टेल की तरफ, टेल नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ कर दो। इसकी टेल से एक लाइन ड्रॉ करो इसके हेड की तरफ, यानी हेड जो है वो राइट हैंड साइड पर है तो हमने राइट हैंड साइड पे ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली जो चीज थी ये क्या थी, ये तो थी फोर्स, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताओ, जो हमने ग्राफ का चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर एक्स एक्सिस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल। तो जो चीज हॉरिजॉन्टल पर होगी वो होगी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगी वो होगी वाई एक्सिस। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये एफ एक्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफ एक्स, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफ वाई। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो अगर ये फोर्स है तो जो उसके एक्स कंपोनेंट पे चीज है वो कहलाएगी एफ एक्स, और जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पर है वो कहलाएगी वाई, क्योंकि जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये डिनोट करता है एक्स को, माइनस एक्स को, वाई को और माइनस वाई को। तो ये वाली लाइन डिनोट करेगी एक्स, ये वाली लाइन डिनोट करेगी वाई को। तो हमने क्या करा, अपने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। अब जरा गौर से देखो, एरो का निशान ऐसा है तो इसका निशान होगा ऐसे, और इसका निशान होगा ऐसे। तो इसका मतलब अगर इस कार को यहाँ पर फिर से ड्रॉ करो तो यहाँ पर जरा अगर हम गौर से देखें तो इस कार को कौन चला रहा था, एफ चला रहा था, नहीं, इसको अगर एफ वाई चला रहा था, अगर एफ वाई चला रहा होता तो ये ऊपर जाती। तो इसे चलाने वाला कंपोनेंट कौन है, एफ एक्स है, यानी ये जो सीधी चल रही थी इसको चलाने वाला कंपोनेंट कौन है, एफ एक्स है। तो हमें इस
क्वेश्चन के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमें अपने फोर्स को रिजोल्व करना था, जो हमने कर दिया, एक एक्स में और दूसरा वाई के अंदर। अच्छा, अब आपके पास जो बुक के अंदर भी और जगह जगह के ऊपर इसकी कुछ आप समझ लो फिगर्स मौजूद है, और वो फिगर जो है ना वो कभी कभार वेक्टर की जो फिगर है ये कभी कभार इस ग्राफ के ऊपर भी बनी हुई होती है। तो आप चाहो तो ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो। ये रहा तुम्हारा वही वाला वेक्टर, इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ, इसकी टेल से एक लाइन ड्रॉ करो। ये एफ है तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। तो हम लोगों ने इसको चाहो तो ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे सिंपल कर दो या फिर आप इसको ऐसे कर दो। बस हमने क्या करना है, हमें दिखाना है फोर्स को रिजॉल्व करके उसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन के अंदर इसे कैसे करेंगे। एक बात याद रखना बेटा, ये जो फिगर है वो इस क्वेश्चन में लाजिम है। अगर आप इस क्वेश्चन में ये फिगर नहीं बनाते हो तो आपको 0 मिलेगा, अगर आपने पूरी डेरिवेशन में एक गलती भी ना करी हो, क्योंकि इसके बगैर ये डेरिवेशन नहीं हो सकती। अब जरा गौर से देखो, हमारे पास फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं, जिसमें एक है कॉस थीटा और दूसरा है साइन थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। और हमारे पास यहीं पर साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अच्छा, अब ये याद करने में बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको पता है इसका बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके बताते हैं, और एक तरीका तो बहुत मशहूर है याद करने के लिए, तो वो कहते हैं सम पीपल हैव curly ब्राउन हेयर्स। सही है, तो ये आपको सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, जरा गौर से देखो। सम का एस ले लो यानी कि साइन, पी का पी ले लो यानी कि परपेंडिकुलर, और एच का हैव ले लो यानी कि हाइपोटेन्यूज। आ गया साइन थीटा। अब इसी तरीके से कर्ली ब्राउन हेयर है तो कॉस थीटा, क्योंकि इसका पहला वर्ड सी है, बी मतलब के बेस और एच मतलब के हाइपोटेन्यूज। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगी और आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे कि cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब जरा मुझे देखकर बताओ, आप ही बताओगे, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, आप मुझे बताओ कि इसका ना बेस कौन है। बेस वही होता है जो किसी हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर मौजूद हो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कौन मौजूद है, एफ एक्स मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं कि cos थीटा तो वैसे ही लिखते हैं, बेस की जगह क्या लिख देंगे, ये है हमारी बेस, यहाँ पर लिख देते हैं एफ एक्स, और नीचे कौन मौजूद है, हाइपोटेनियस मौजूद है। अब मुझे बताओ हाइपोटेनियस कौन सी वाली लाइन होती है, जो 90 डिग्री के सामने हो, तो वो कौन है, एफ है। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं एफ। एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, इसके बराबर आ गया एफ एक्स के। अब इसको अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये तो हो गया हमारा एक कंपोनेंट, हमने ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाहो तो साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन है बेटा, तो जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वही तो परपेंडिकुलर है। तो आप परपेंडिकुलर के अंदर लिख दोगे एफ वाई, और हाइपोटेनियस कौन है, वही 90 के सामने वाला, तो आप हाइपोटेनियस के अंदर लिख दोगे एफ। एफ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। अब यहां पर इसे अरेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमने इसको ड्राइव कर लिया अपने दोनों कंपोनेंट्स को, कि एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा के। अगर आप चाहो तो आपके बुक के अंदर देखो, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हो सकते हैं, जैसे कि ओ ए बी। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर सकते हो, यानी कि एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस तरीके से ओ ए के बराबर,
और एफ एक्स किसके बराबर है, ओ बी के बराबर, एफ वाई किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो आप लिखना चाहो तो लिखो और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन थी, आसान भी थी, जरा इसको नोट डाउन कर लो, हम अपनी फिर नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये इसी से ही रिलेटेड है। आपके पास बुक में लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं समझ लेना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी यहां पर हमें डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, देखो एक बात इसमें ध्यान रखना कि वो कभी आपसे कहेगा फोर्स मांगेगा, कभी बोलेगा कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। जब बोले कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स तो है वो एफ एक्स और एफ वाई। जब वो आपसे बोलेगा कि खुद फोर्स को मालूम करके बताओ तो आप फाइंड आउट करोगे एफ को। अच्छा, इसके अंदर भी वही वाली डायग्राम बनाना लाजिम है। जैसे कि हमारे पास ये फोर्स है, तो मैंने आपको इसको रिजॉल्व करने का तरीका बताया था, जल्दी से कर दिखाओ जरा। इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो इसकी टेल की तरफ, इसकी टेल से एक लाइन ड्रॉ करो इसके हेड की तरफ। अगर ये फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा एफ एक्स, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा एफ वाई। सही है। अब हम लोगों को क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है। और देखो जरा गौर से, ये चीज बन क्या रही है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। और जब भी जहन में राइट एंगल ट्राइंगल आए तो आपके जहन में एक थ्योरम आना चाहिए, जो कि थ्योरम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, क्या था पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब जरा गौर से देखो, हम तो पता है कि हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो हाइपोटेनियस कौन है हमारा, एफ है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने बना है। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस की जगह लिख देते हैं एफ, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी लगा देते हैं स्क्वायर। अब जरा और से देखो, बेस कौन है, बेस 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 बेस, ये रही हमारी बेस। तो क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, वो जो वर्टिकल लाइन है वो है परपेंडिकुलर, तो लिखते हैं एफ वाई, और फॉर्मूले में है स्क्वायर तो यहाँ पर भी लगा देते हैं स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एफ स्क्वायर बराबर है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब जरा गौर से सोचो, क्या उसने हमसे एफ का स्क्वायर मांगा था कि एफ मांगा था? एफ मांगा था। और यहाँ पर क्या है, एफ स्क्वायर। तो जरा स्क्वायर को हटाओ, मशहूर जमाना तरीका, कैसे हटाएंगे स्क्वायर को, रूट लगाकर हटाएंगे, बिल्कुल। तो रूट ऑन बोथ साइड, आप क्या करोगे, रूट इधर भी लगा दो और रूट इधर भी लगा दो। अब यहां पर तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये बन जाएगा f इज इक्व टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मांगी जाती है, तो मैं आपको फर्दर इसके अंदर ये वाली बात बताता चलूं। ये आपसे बोलता है कि डायरेक्शन भी फाइंड आउट करके देखो। कभी भी आपसे किसी भी फोर्स की डायरेक्शन मांगे तो याद रखना कि इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है। देखो साइन हमने करके देख लिया, कॉस हमने करके देख लिया। जब भी हमसे मांगेगा डायरेक्शन तो वो इस्तेमाल होता है टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब इसको भी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग याद करते हैं थ्रो, प्रॉपर, ब्रशिंग और समथिंग। आप लोग इसको याद रख सकते हो कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब जरा गौर से देखो कि टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन है हमारा, एफ वाई है, और बेस कौन है हमारा, एफ एक्स है।
तो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब बच्चे से यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना डायरेक्शन जो है वो टेन थीटा नहीं है, डायरेक्शन है सिर्फ थीटा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से टेन थीटा बराबर हो गया है एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। हमें क्या करना है, इस थीटा को अलग करना है। तो वही वाला काम करते हैं, टेन जो है वो थीटा से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड करेगा। बस मसला एक है, मसला ये है कि फंक्शन कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं जाता। तो जब भी हम फंक्शन को उधर भेजते हैं, जैसे कि टेन को उधर भेजेंगे, तो उसको लिखने का तरीका होगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन। अब ये हमने उधर भेज दिया, लेकिन ये तो है डिवाइड में, तो हमें इसके ऊपर लिखना पड़ेगा -1, जिसे कहते हैं टेन इनवर्स, और उसके बाद जो चीज आगे लिखी हुई है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है बच्चों।